कृषि कानूनों के खिलाफ आज आंदोलनकारी किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बंद का आह्वान किया है। शाम 6 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया है। चुनाव वाले राज्यों में ये लागू नहीं होगा। सड़क और रेल परिवहन बाधित करने की तैयारी है इन किसानों की। कांग्रेस इसमें सक्रिय भागीदारी नहीं निभाएगी। प्रदेश के कुछ जिलों में इसका असर दिख सकता है। प्रदेश की मंडियों में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है भारत बंद को लेकर। लिखा कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। आंदोलन देश हित में हो और शांतिपूर्ण हो। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते श्रीगंगानगर में किसानों के प्रस्तावित भारत बंद और चक्का जाम का असर सुबह से ही दिखाई दे रहा है। श्रीगंगानगर जिले में आज किसानों के समर्थन में दूधियों ने दूध की सप्लाई नहीं की, तो वहीं आज सुबह से ही श्रीगंगानगर की सभी मंडियों के बाजार नहीं खुले। जिले के व्यापारिक श्रमिक संगठनों ने भारत बंद को समर्थन देते हुए स्वेच्छा से ही बाजार बंद रखने की घोषणा कर दी थी। जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर ने 11 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। साथ ही जगह जगह पुलिस बल भी तैनात है। आज पूरे 4 महीने हो चुके हैं। 26 नवंबर से दिल्ली मोर्चे पर लगातार डटे हुए हैं और गूंगी बैरी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद मोदी जी ने ये बोला था कि 1 कॉल की दूरी पे है। वो 1 कॉल अभी तक नहीं आई है और जब तक कॉल नहीं आती, बिल वापस नहीं होती, तब तक किसी मोर्चे से नहीं हटा जाएगा। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है, जिसका असर कोटा शहर में नहीं दिख रहा है। छोटे दुकानदार अपना कारोबार कर रहे हैं। हर दिन सुबह 11 बजे तक जो माहौल शहर में ट्रैफिक का और छोटे दुकानों के खुलने का रहता है, वो बरकरार है। बड़े बाजार प्रतिष्ठान के खुलने का समय 11 बजे से रहता है। भामाशाह मंडी में भी आज जींस खरीद फरोख्त का कारोबार हो रहा है, तो थोक फल सब्जी मंडी में भी फल सब्जी खरीद फरोख्त का कारोबार चल रहा है। इधर अखिल भारतीय किसान संघ और समन्वय समिति के बंद के आह्वान को लेकर आज सुबह थोक फल सब्जी मंडी के गेट पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और बंद की अपील शहरवासियों से की। बंद की शुरुआत इस सब्जी मंडी से शुरू हुई है और हम यहाँ पर जब आज आए तो हमने देखा है कि और दिनों की तुलना में आज मुश्किल से 25% भी कारोबार नहीं हुआ। इसका असर ये हुआ है, ये कारण ये है कि हम लोग 2 दिन पहले यहाँ पर आए और किसानों से हमने जब चर्चा की तो उन लोगों ने स्वतः ही आज जो है अपना यहाँ पर माल ला करके नहीं बेचा। मात्र जो बाहर से आने वाला जो माल है वो माल यहाँ पर बिका है। तो आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन तस्वीरें कुछ उलट है। हालांकि जहां पर चुनाव हैं उन राज्यों को इस बंद से अलग रखा गया है। चक्का जाम किया जाएगा, लेकिन कुछ जगहों से जब हमारी टीम गई तो वहां पर तस्वीरें कुछ जुदा दिखी। भारत बंद का कोई असर वहां नहीं दिखाई दिया। कोटा की तस्वीरें हैं। आम दिनों की तरह आज का दिन भी यहाँ दिखाई दिया। रोज सुबह की तरह यहाँ दुकानें खुली, आवाजाही लोगों की दिखाई दी और कृषि मंडियों में यहाँ बिक्री जारी है, जींसों की बिक्री जारी है और छोटे दुकानदार भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालात जान लेते हैं, जायजा ले लेते हैं कि कितना कुछ असर इस भारत बंद का दिखाई दे रहा है जगह जगह पर।
हालांकि भारत बंद है। हम आपको राजस्थान की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राजस्थान में कितना असर इस भारत बंद का है। जयपुर से राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, क्या कुछ असर भारत बंद का प्रदेश भर में राजधानी जयपुर के साथ? बिल्कुल सुमित, देखिए राजधानी जयपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान की हम बात करें तो मिला जुला असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस है उसने भी इसको नैतिक समर्थन दिया है। इसके अलावा व्यापारिक संगठन और जो विद्यार्थी संगठन उन्होंने भी इसको नैतिक समर्थन दिया है। तो चूंकि जो बंद है वो स्वेच्छा से है, कहीं किसी इस तरह की कोई जबरदस्ती बंद नहीं करवाया जा रहा है। मैं यहाँ पर सामान्य दिनचर्या दिखाना चाहूंगा। ये जो राजधानी की लाइफ लाइन मानी जाती है जयपुर शहर के, MI रोड है पीछे, यहाँ पर जो सामान्य जनजीवन, वाहन सभी गुजर रहे हैं। पेट्रोल पंप, सभी शॉपिंग मॉल, दुकान सभी खुली हुई हैं। जो प्रदेश भर की 248 से ज्यादा मंडियां हैं उनमें लगातार कामकाज जारी है। सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां जारी हैं। छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उन्होंने भी अपने प्रतिष्ठान खोल रखे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने, जिन्होंने नैतिक समर्थन दिया है कि जो इस भारत बंद को, उन्होंने अपने कुछ प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, लेकिन कहीं किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा रही है कि इस बंद में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको बंद करवाया जाए या फिर जो वाहन है उनको रोका जाए, हाईवे को जाम किया जाए। ऐसी अभी तक फिलहाल कोई स्थिति सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं, संगठन है, वो नैतिक समर्थन से जिस तरीके से अपना बंद कर रहे हैं वो समर्थन में कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जगह सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और जो हालात हैं वो बहुत सामान्य है। सामान्य दिन की तरह, भले ही भारत बंद कहा जा रहा हो, लेकिन दिनचर्या जो है वो सामान्य दिन की तरह ही आज यहाँ देखी जा रही है बाजारों में। ठीक है, श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोक, क्या हाल किसानों के, क्या इस भारत बंद को समर्थन यहाँ के किसानों का है पूरी तरह से? तस्वीरें क्या नजर आ रही हैं वहां पर? देखिए सुमित जी, कम से कम प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में तो भारत बंद का जो असर है वो काफी व्यापक और असरदार दिखाई दे रहा है। हम बात करें श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तो अल सुबह से ही बाजार नहीं खुले हैं, क्योंकि संयुक्त व्यापार मंडल ने पहले ही किसानों के इस भारत बंद को समर्थन देते हुए व्यापारियों से आग्रह किया था कि वे बाजार नहीं खोलेंगे। और इसका असर न केवल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर बल्कि इसके उपखंड क्षेत्रों में, चाहे रायसी नगर की बात करें, विजयनगर की बात करें, सूरतगढ़, गढ़साना, अनूपगढ़, सभी जगह बाजार बंद कर व्यापारियों ने इस किसान के प्रस्तावित भारत बंद को समर्थन दिया है। इसके अलावा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के जितने भी प्रवेश द्वार हैं उन सभी पर किसान बैठे हुए हैं, उन्होंने चक्का जाम किया हुआ है, किसी भी तरह की आवाजावी नहीं हो रही है। एक जो रिसेंटली अपडेट हमारे पास वो भी कुछ देर पहले ही आया है सुमित जी, हम अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। श्री गंगानगर से अंबाला जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को भी कुछ 5 मिनट पहले ही रद्द करने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि श्री गंगानगर जिले के फतुही रेलवे स्टेशन पर कुछ किसानों ने कब्जा किया हुआ है। चूंकि रेलों का आवागमन बाधित हो सकता है तो रेलवे प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से 11:10 पर निकलने वाली श्री गंगानगर अंबाला पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया है। श्री गंगानगर जिले में श्री गंगानगर बार एसोसिएशन ने भी इस किसानों के भारत बंद को समर्थन देते हुए आज कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। हमारे साथ यहाँ श्री गंगानगर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि भारत बंद का कितना व्यापक असर दिख रहा है। अशोक जी, अगर हम लोग गंगानगर के संदर्भ में बात करें तो मैं पूरा अभी शहर घूम के आया हूँ, कंप्लीट बंद है। कर्मचारी और दुकानदार जरूर बाहर बैठे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद अगर थोड़ा इसका प्रभाव कम हो तो हम दुकानें खोल लें, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई दृश्य नजर नहीं आता, ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती कि दोपहर बाद तक दुकानें खुल पाएंगी। अगर मैं गली मोहल्ले की बात करूं तो इक्का दुक्का दुकानें जरूर खुली हुई हैं, वो उनके आधे शटर खुले हैं, आधे बंद है। अगर हम लोग भारत बंद की दृष्टि से इसको हम पूरे दृश्य को देखें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पूरा बाजार बंद है, गली मोहल्ले की दुकानें बंद हैं, और शाम को क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बंद है। ठीक है सुमित जी, आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने दर्शकों को श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का आज ये बाजार बंद है। हालांकि सड़कों पर आवाजाही है, दुकानों पर काम करने वाले व्यापारी और कर्मचारी इस उम्मीद में है कि शायद दुकानें खुल जाएं, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि व्यापारिक संगठनों ने ही इस बंद को समर्थन देते हुए स्वेच्छा से बाजारों को, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की कोशिश की है। आप मेरे सामने देखिए, इस तरफ गांधी चौक पर ये किसानों का, संयुक्त व्यापार मंडल का, ट्रेड एसोसिएशन का, मजदूरों का, श्रमिक संगठनों की एक बैठक चल रही है, जिसमें भारत बंद को सफल बनाने को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही कुछ किसानों की जो टुकड़ियां हैं, जो दल हैं, वो बाजारों में घूम घूम कर बाजार बंद को, भारत बंद को सफल बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। जी सुमित जी, चलिए हनुमानगढ़ लिए चलते हैं। राजू रामगढ़िया मेरे सहयोगी हनुमानगढ़ से जुड़ गए हैं। राजू,
हनुमानगढ़ में क्या हाल, क्या यहाँ पर जयपुर की तरह भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है, या फिर श्रीगंगानगर से जो तस्वीरें अभी अशोक ने दिखाई, क्या तस्वीरें हनुमानगढ़ से? राजू जी बिल्कुल, हनुमानगढ़ जिले में आज जो है किसान जो आंदोलन है इसका आज व्यापक असर दिख रहा है। जिले में 7-8 स्थान ऐसे हैं जो विशेष बड़े राजमार्ग कहे जा सकते हैं, दूसरे स्टेट को जोड़ने वाले हैं, वहाँ पर किसानों का चक्का जाम है। इस समय हम हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक पर, आप देख सकते हैं यह हनुमानगढ़ जंक्शन जिला मुख्यालय का हृदय स्थल है और यहाँ पर भी ये चक्का जाम किया हुआ है। आप उस तरफ देखेंगे तो वो जो सामने दुकानें हैं, जो जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर बंद का तो व्यापक असर है। सभी दुकानें जो है बंद है, जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर जो है बाकी सभी दुकानें बंद। और जिले भर में भी यही स्थिति है। जो व्यापारिक संगठन है, ये देखिए एक रैली भी निकल रही है किसानों की अलग से, बाइक रैली है ये, वो उस तरफ जा रही है स्टेशन की तरफ। सामने मेडिकल स्टोर है, आवश्यक सेवाएं की दुकानें खुली है, बाकी सब बंद है। और पूरे जिले में जो है व्यापारिक संगठनों ने बंद को पूरा समर्थन दिया है। किसान है जो, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़क के बीच में बैठे हैं। और इसी तरह से हनुमानगढ़ टाउन की बात करें, भादरा की, नौहर की, गोलूवाला, पीलीबंगा, संगरिया या जिले के जो टोल नाके हैं सभी पर जो है किसान डटे हुए हैं। और किसानों की यही मांग है कि जब तक तीनों जो बिल है वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और बीच का कोई रास्ता किसान कह रहे कि नहीं निकलेगा। जी ठीक है, चलिए राकेश संक्षिप्त में बताइएगा, कांग्रेस क्या कह रही है, क्या पूरी तरह से समर्थन देगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस ने इसको नैतिक समर्थन दिया हुआ है। लेकिन अभी जैसे ये जो आंदोलन है, यहाँ से राजस्थान से बड़ी संख्या में जो किसान है, जो किसानों का महापड़ाव जो हरियाणा बॉर्डर पर चल रहा है वहां पर पहुंचे हैं और इसमें काफी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। तो चूंकि एक बड़ा जो मूवमेंट वहां बॉर्डर पर करने का इनका प्लान है, तो यहाँ शहर में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही बंद का असर दिख रहा है। हालांकि लोग जब भारत बंद के नाम से सड़कों पर जरूर कम उतरे हैं। सामान्य दिनों की तुलना में यहाँ पर ट्रैफिक जो है थोड़ा सा पहले की तुलना में कम है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक या कांग्रेस के किसी भी एक ऐसे संगठन के द्वारा कोई बंद के समर्थन में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। नैतिक समर्थन है और नैतिक तरीके से उसको निभाया जा रहा है। ठीक है, नैतिक समर्थन है कांग्रेस का इस बंद को। तो इस बंद का असर आंशिक रूप से कहा जा सकता है कहीं दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अशोक, राजू, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का भारत बंद आज। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा, टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है करौली से, जहां कैला देवी मेले पर कोरोना का असर अब दिखाई दे रहा है। इस बार भी मेले का आयोजन नहीं होगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, कैला देवी मेला कोरोना के कारण इस बार भी आयोजित नहीं होगा। जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पिछले साल भी इस मेले का आयोजन नहीं किया गया था। हर साल यहां करीब 40 से 50 लाख श्रद्धालु आते हैं और पिछले साल की तरह इस बार भी इस आयोजन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कोरोना का असर अब कैला देवी मेले पर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। इस मेले का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि मेले का आयोजन नहीं कराया जाएगा। 40 से 50 लाख श्रद्धालु यहां पर हर बार आते हैं। करौली से सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक बड़ा फैसला फिर से प्रशासन का। जी सुमित, देखिए बताना चाहूंगा, ये मेला उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध लक्ष्मी मेला है और इस मेले में 40 से 50 लाख श्रद्धालु न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित पहुंचते हैं। और जिस तरह की कोरोना गाइडलाइन दोबारा जो लहर आई है उसके बाद से जारी हुई है, उसको लेकर मंदिर प्रशासन ने प्रशासन के लिए लिखित में मेला आयोजन करने में असमर्थता जताई थी।
इसको लेकर जो जिला प्रशासन है उसने मेला निरस्त करने का निर्णय लिया है और इस मेला निरस्त करने से काफी सारे व्यापारी और श्रद्धालु भी प्रभावित हुए हैं। लगातार दूसरी बार मेला जो आयोजन नहीं हो रहा है उससे हजारों जो लोग इनकम करते थे, जिनकी आय होती थी, वो भी प्रभावित हुई है। लेकिन निश्चित तौर से ये श्रद्धालु और आमजन के हित में निर्णय है जिससे कोरोना महामारी को रोका जा सकेगा। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी अब कर ली गई है। प्रतिमाह 4,000 रुपए देने की तैयारी की गई है। मैं आप सभी को, पूरे राजस्थान प्रदेश के लोगों को मैं होली की शुभकामनाएं दूंगा। होली हमारे लिए सुख और समृद्धि लेके आए, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा। अभी राजस्थान की सरकार ने 17 अप्रैल जो राजस्थान में 3 विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट में घोषणा की है। जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था तब राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने तब बेरोजगारों को 3,500 रुपये प्रति महीना भत्ते के हिसाब से घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं मिला। राजस्थान में तीनों बाई इलेक्शन को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता 1,000 रुपये बढ़ाने के लिए घोषणा की है, वो बजट में की है। अभी 17 तारीख को चुनाव और 1 तारीख से वो लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नौजवानों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है। यह जो बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगार लोगों को नहीं मिलने वाला है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला, तो अब कांग्रेस पार्टी के राज में क्या मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। वो चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सीटें चुनाव वहां से जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, किरण माहेश्वरी की बेटी हैं, सहारा से डॉक्टर रतनलाल जाट और सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया है। गुरुवार देर शाम भाजपा संसदीय बोर्ड ने की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की गई। राजसमंद से दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को उम्मीदवार बनाया गया है। दीप्ति के रूप में भाजपा ने नए चेहरे को मौका दिया है। सहारा सीट से पूर्व विधायक और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाया है। रतनलाल पुराने नेता हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से पहले अपने पत्ते खोल दिए और पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट पर दांव लगाया है। डॉक्टर जाट से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हमारे साथ है पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर रतनलाल जाट, जिन पे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त करके उन्हें चुनावी मैदान में सहाड़ा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस सहाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अवसर दिया है। मुझे पूरा भरोसा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और संगठन के आधार पर निश्चित रूप से इस विधानसभा के उपचुनाव में विजय से प्राप्त होगी। कांग्रेस की 2 साल का एक विफल सरकार रही है। जो चुनावी वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे उनको एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। किसानों की जिन्होंने भरोसा किया था उन पे कर्ज माफी का, हम उनके संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर पाए वो, बिल्कुल। जबकि वसुंधरा जी के समय में कम से कम सहकारी समितियों के किसानों के 50,000 तक के कर्जे माफ किए थे। बिजली की रेट नहीं बढ़ाने का वादा उन्होंने घोषणा पत्र में किया था चुनाव से पहले, उस पर भी लोगों ने भरोसा किया और उन्होंने जो बिजली की रेटें दुनिया भर की बढ़ा दी है और किसान की और उपभोक्ताओं की जेब काटने का काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था आज बिल्कुल बिगड़ चुकी है।
अभी हाल ही में हमारे यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में गैंग रेप हुए हैं। कल ही की एक घटना रायपुर क्षेत्र की है जहाँ पर पुलिस के एक कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी गई है। तो बिल्कुल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहीं रेप हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन आपसे है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के इस 2-2.5 साल के शासन को देखते हुए और उनकी विफलताओं को देखते हुए लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का फिर वापस शासन या सत्ता है और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिले। प्रजातंत्र में दावेदारी करने का सबको अधिकार रहता है। कई लोगों ने दावेदारी अपनी पेश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है, इससे पहले सब संगठित होकर के इस क्षेत्र में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कमल का फूल के इस क्षेत्र में खिले और जिसके पक्ष में भी निर्णय होगा उसके साथ हम सब लड़के उसको जिताएंगे। तो हमारे से रूपलाल जी, हमारे दूसरे साथी जो दावेदारी कर रहे थे, निश्चित रूप से वो अलग नहीं है। हम एकजुट होकर के इस विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाएंगे। कैमरामैन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। इस समय दीप्ति माहेश्वरी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। दीप्ति जी, बहुत बहुत बधाई, बीजेपी ने आपको अपना कैंडिडेट बनाया है। किस प्राथमिकताओं के साथ आप मैदान में जाएंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी मैं बीजेपी का कि उन्होंने मेरे में ये विश्वास रखा, ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि मुझे कैंडिडेट के रूप में यहाँ से राजसमंद से सेलेक्ट करा गया है। चुनाव हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके बेसिस पर ये लड़ेंगे चुनाव। जो कांग्रेस सरकार की 2.5 साल में जो फेलियर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट, तो सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा तो वही है। अपराध जो बढ़ रहा है राजस्थान में, हर दिन महिलाओं पे रेप केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं कि आज एक आम नागरिक कहीं भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता है, वो चाहे कहीं रोड पर हो या कहीं घर में हो, पर चोरियां, डकैती सब बढ़ती जा रही है, तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे कितने मुद्दे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 40% से जो रेट इलेक्ट्रिसिटी की इन 2.5 सालों में बढ़ी है। कोरोना काल में जो राजसमंद की जनता के साथ मिसमैनेजमेंट हुआ, राजसमंद मुख्यालय होते हुए भी ये कोरोना टेस्टिंग सेंटर नाथद्वारा में शिफ्ट करा गया। दीप्ति माहेश्वरी जिन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी राजसमंद विधानसभा में उपचुनाव के लिए बनाया है और इनका ये दावा है कि ये जीत के प्रति न सिर्फ 100% आश्वस्त है, बल्कि चुनावी मैदान में उतरने के बाद में ये जनता से जुड़े हर कार्य को करने के लिए कटिबद्ध रहेगी। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये कहानी है 14 साल की लड़की मुस्कान की। क्या आपने कभी झुग्गी में बच्चों द्वारा संचालित बच्चों के लिए लाइब्रेरी की कहानी के बारे में सुना है? मुस्कान और उसकी बहन भोपाल के पास एक झुग्गी में बच्चों के लिए लाइब्रेरी चला रही हैं। मुस्कान अहिरवार भोपाल में अरेरा हिल्स के पास एक झुग्गी में रहने वाली 14 साल की लड़की है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान स्कूल के बाद लाइब्रेरी का काम शुरू करती है। मुस्कान रोजाना अपनी किताबें, मैट इकट्ठा करती है और अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी झुग्गी के सभी बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित करने के काम में लग जाती है। 2016 में लाइब्रेरी ओपन की थी। एकजुट करने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जाना पड़ता था उन्हें बुलाने घर पर, फिर आते थे नहीं आते थे, किसी को इंटरेस्ट था किसी को नहीं था। धीरे धीरे कुछ बुक्स थी यहाँ पर कलरफुल, तो वो देखने के लिए आते थे बच्चे, तो बुक देखते देखते उनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ कहीं, फिर बच्चे आने लगे, फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लगभग 25 बच्चे स्लम से लाइब्रेरी में रोज आते हैं। कोई भी छूटे ना एजुकेशन से, सबको एजुकेशन मिले। हो सका अगर मैं बड़ी हो गई या अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं ऐसी और भी जगह बहुत सारी लाइब्रेरी खुलवाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी बच्चा जो थोड़ा ऐसे स्लम एरिया में है, पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सके। मुस्कान एक प्रमुख उदाहरण है
कि कैसे स्वाभिमान एक नेचुरल प्रवृत्ति है जो सभी बच्चों के पास है, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल भी क्यों न हो। भारत से ऐसी ही सफलता और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।